हर साल लगभग 27 लाख लोगों को भारत में टीबी होता है और अच्छी बात यह है कि इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन बुरी बात यह है कि इनमें से बहुत लोगों को लक्षण का पता भी नहीं होता और बहुत लोगों को लक्षण का पता होते हुए भी वो अपना इलाज अच्छे से नहीं करवाने की वजह से टीडीआर टीबी हो जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। हम यहाँ बात करेंगे टीबी के लक्षण क्या है, उसका कारण, उसका बचाव और इलाज के बारे में। उसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है कि उसको ट्रीट किया जा सके, उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सके और उससे जुड़ी हुई कुछ गलत फहमियाँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलेगी और साथ में लोगों की जान बच सकती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं टीबी होता क्या है। टीबी एक बीमारी का नाम है जो हमारे शरीर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। जैसे हर एक बैक्टीरिया वायरस का एक टारगेट पॉइंट होता है शरीर में, वैसे इस बैक्टीरिया का टारगेट पॉइंट होता है हमारा फेफड़ा और हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारी शरीर की हड्डियां और साथ में लसीका तंत्र। इन सब जगह पे ये टीबी बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैदा करता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार लगभग पूरे दुनिया में 15 लाख मौतें हर साल टीबी बैक्टीरिया द्वारा होता है। हमारे इंडिया में इसको क्षय रोग बोला जाता था और आजकल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें शरीर धीमे धीमे कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्षय होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कैसे शरीर में टीबी का इन्फेक्शन पहुंचता है, कैसे शरीर इन्फेक्टेड हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा। टीबी से संक्रमित व्यक्ति के लार में टीबी के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब वो व्यक्ति अगर खांसेगा या छींकेगा तो उसके मुंह से बहुत सारे लार पूरे हवा में फैल जाते हैं। लार के छोटे छोटे बबल, जब भी हम बात कर रहे होते हैं एक्चुअल में अभी भी हमारे मुंह से बहुत सारा लार निकल रहा होता है, मतलब एयर बबल निकल रहे होते हैं जो इस तरह हवा में स्प्रेड हो रहे होते हैं। ऐसे ही जिसको टीबी का इन्फेक्शन है उसके मुंह से जब वो छींकेगा तो बहुत सारे एयर बबल हवा में फैल जाते हैं। तो उस एयर बबल के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं। जितने छोटे बबल, जितने हल्के बबल, उतने देर तक हवा में ये बबल तैरना शुरू कर देते हैं और उतने ही कई घंटों तक भी ये तैरते रहते हैं। अब कोई व्यक्ति जो उनके पास है, वो साँस ले रहा है। अब उसी साँस के थ्रू वो एयर बबल बैक्टीरिया के साथ शरीर के अंदर फेफड़ों तक चले जाते हैं। अब फेफड़े में जाके अपने आप को ये बैक्टीरिया डबल, ट्रिपल रेप्लिकेट करता रहता है। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, ऐसे-ऐसे अपने आप की संख्या को बढ़ाता है। और जब भी संख्या अच्छी खासी बढ़ जाती है फेफड़े में, तो धीमे-धीमे ये आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ऐसे ही टीबी के बैक्टीरिया एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलते हैं हवा के थ्रू, ना कि हाथ मिलाने से, ना कि बर्तन शेयर करने से, ना कि छुआ-छूत से। ये फैलते हैं फ्लोटिंग करते हुए एयर बबल से। टीबी बीमारी ज़्यादातर उन्हीं को होती है जिनका शरीर कमज़ोर होता है, जो कुपोषण के शिकार होते हैं और साथ में जिनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। जैसे किसी को अगर एचआईवी हुआ, डायबिटीज़ हुआ और उसकी बहुत सारी बीमारी हुई हो, जिनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उनके अंदर टीबी के बैक्टीरिया फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी जो भीड़-भाड़ वाली जगह पे रहते हैं और जहाँ पे वेंटिलेशन, हवा का कमी होता है, हवा के इधर इस पार से उस पार जाने में कमी होता है, तो वहाँ पे एयर बबल बहुत देर तक फ्लोट करते रहते हैं। जैसे किसी का घर या काम करने की जगह बहुत ही कंजेस्टेड है, उस जगह जैसा। टीबी की जो बीमारी है वो कई प्रकार की होती है। इसको हम जो डिवाइड करते हैं मेडिकल टर्म पे कई आधार पे करते हैं। जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंस के आधार पे करते हैं और शरीर के किस हिस्से पे इसका इन्फेक्शन हो रखा है उसके आधार पे करते हैं। ऐसे एक और प्रकार होते हैं जिसके आधार पे हम टीबी को डिवाइड करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको कई चीज़ों का मिक्सचर बता रहे हैं कि आपको आसान भाषा में समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो टीबी होती है, वो होती है पल्मोनरी टीबी। नाम से पता चल रहा है, जो हमारे फेफड़े का इन्फेक्शन होता है टीबी से जुड़ा हुआ, उसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। इसमें जो टीबी का बैक्टीरिया है, वो हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। फेफड़ों से बाहर अगर टीबी का इन्फेक्शन हो चुका है, तो हम इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। जैसे वो हमारे दिमाग तक पहुँचा है, तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंडर में लाएँगे और साथ में लिम्फ नोड जो हमारे गले में कई बार लम्प्स बन जाते हैं छोटे-छोटे, उसको हम लिम्फ नोड टीबी बोलते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर में आता है। और साथ में बोन टीबी होता है, स्पाइन टीबी होता है और कई बार ये दिमाग तक जब पहुँचता है, तो हम इसको बोलते हैं मेनिंगल टीबी। तीसरे प्रकार का जो टीबी होता है वो है लेटेंट टीबी। इसमें शरीर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन का पता नहीं चल रहा होता है। शरीर में टीबी के बैक्टीरिया तो होते हैं, लेकिन इसका लक्षण सामने नहीं आता। कई बार देखा जाता है कई सालों बाद इसके लक्षण सामने आते हैं।
चौथे प्रकार का जो टीबी होता है वो एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, टीडीआर टीबी होता है। इसमें शरीर में जो दवाएँ इस्तेमाल की जाती है उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब शरीर में वो दवाएँ काम नहीं कर रही होती है, तो हमें दवाओं का लेवल बढ़ाना पड़ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है टीडीआर टीबी में कि दवाएँ बनी ही नहीं है, जिसमें दवाओं का कोई इफ़ेक्ट ही शरीर में नहीं आ रहा होता है, जिसमें मौत निश्चित होती है, जिसको हम टोटल ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अगर आपको या किसी व्यक्ति को टीबी का इन्फेक्शन हो रखा है, तो कुछ लक्षण के आधार पे आप ये पता लगा सकते हैं कि टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं है। उसके बाद ही आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको फेफड़े के टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, जिसको हम मेडिकल टर्म में पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, उस इन्फेक्शन में आपको लगातार 2 हफ्ते से खाँसी आएगी। खाँसी का सिरप लेने के बाद भी खाँसी में हल्का आराम होगा, लेकिन फिर से खाँसी आपकी बढ़ जाएगी। और साथ में खाँसी के साथ बलगम आना शुरू होगा, बलगम में खून आएगा। सीने में जोर का दर्द होगा और साथ में सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाएगी। रात में पसीना आएगा, बुखार लगातार आना-जाना बना रहेगा। बुखार की दवाई और एंटीबायोटिक के साथ भी लेने के बावजूद आपको बुखार का आना-जाना लगातार ही ये चलता रहता है। और साथ में वजन भी तेजी से घटना शुरू हो जाता है। भूख की कमी होने से शरीर धीमे-धीमे पतला होना दिखना शुरू हो जाता है। अब चलिए दूसरे प्रकार की टीबी के लक्षण बताते हैं, जो आपके फेफड़े से जुड़ी हुई नहीं, पूरे शरीर में अगर टीबी का इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे अगर आपके लिम्फ नोड में टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, तो आपके गले में गाँठें नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको बोन टीबी हो रखा है, तो आपके हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा और साथ में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको एब्डोमिनल टीबी हो रखा है, तो आपके पेट में जोरदार दर्द होगा और साथ में अल्ट्रासाउंड करवाने पे सूजन दिखेगा। मेनिंगल टीबी जिसको हम ब्रेन टीबी बोलते हैं, ब्रेन टीबी होने पे आपको बेहोशी होगी, उल्टी होगी और साथ में सिर दर्द के लक्षण नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इन टीबी के अलावा भी एक टीबी होता है जिसको लेटेंट टीबी बोलते हैं। लेटेंट टीबी में लक्षण सामने नज़र ही नहीं आते हैं। शरीर के अंदर टीबी के बैक्टीरिया तो होते हैं, लेकिन लक्षण उसमें नहीं दिखेंगे। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं शरीर में निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं। लेकिन भविष्य में ये सक्रिय होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जब भी ये सक्रिय होते हैं तो आपको लक्षण सेम जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, ये सारे लक्षण में से कोई भी लक्षण नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जो लक्षण मैंने अभी आपको बताया, उस लक्षण को क्लेरिफ़ाई करने के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट में सबसे पहला जो हम टेस्ट करवाते हैं, वो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करवाते हैं। इसमें हम पेशेंट के बलगम में माइक्रोस्कोपी द्वारा टेस्ट देखते हैं कि टीबी का बैक्टीरिया उसमें मौजूद है कि नहीं है। बैक्टीरिया और ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए हम सीबी नाट टेस्ट करवाते हैं और जीन एक्सपर्ट टेस्ट करवाते हैं। चेस्ट एक्स-रे की ज़रूरत पड़ती है, चेस्ट एक्स-रे उसमें पल्मोनरी टीबी में ज़रूरत पड़ती है, उससे हम पता लगाते हैं एक्स-रे देख के कि शरीर में इन्फेक्शन जो हुआ रखा है, फेफड़े में कितना जगह ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ रखा है, कितना एरिया डैमेज हुआ है। स्किन टेस्ट में मोनटॉक्स टेस्ट होता है, अगर आपका टीबी इन्फेक्शन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो रखा है, तो उसमें हम बायोप्सी करवाते हैं, सीटी करवाते हैं और एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ सपोर्टिव टेस्ट होता है जिसको सीआरपी टेस्ट और ईएसआर टेस्ट बोलते हैं। इसको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू करवाते हैं। चलिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। हम जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं, जिसमें पेशेंट को लगातार मिनिमम 6 महीना दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक होता है इंटेंसिव फेज़ और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन फेज़। इसमें दवाओं का जो इस्तेमाल किया जाता है वो दवाएँ हैं रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, पायराज़िनामाइड और एथेम्बुटोल। इन सब दवाओं के थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा जो प्रोग्राम होता है वो सरकारी प्रोग्राम जिसको डॉट्स प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट फ्री में दवाएँ देती है किसी हेल्थ वर्कर की निगरानी में। अब सेम वही दवा इस्तेमाल की जाती है रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, एथेम्बुटोल, पायराज़िनामाइड। लेकिन अगर इन दवाओं का रेजिस्टेंस शरीर में हो गया हो, मतलब किसी व्यक्ति ने सही से दवा ना खाया हो, दवाएँ खाना भूल जा रहा हो या फिर दवाएँ बीच में एक टाइम का छोड़ दिया या दूसरे टाइम का छोड़ दिया, बीच में कुछ और बीमारी हो गई तो टीबी की बीमारी का जो इलाज चल रहा है वो दवा फिर से छोड़ दिया, तो इसमें व्यक्ति को एमडीआर टीबी, टीडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी होने का खतरा रहता है। मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो आप दवाएँ पहले से ले रहे हैं टीबी के लिए, वो दवाएँ आपको काम नहीं कर रही होती है, तो आपका दवाओं का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ता है। तो उन प्रोग्राम के थ्रू
पेशेंट को जो दवा दी जाती है, वो दवा 6 महीने से बढ़ा दिया जाता है। उसको 12 महीने दिया जाता है, उसको 2 साल दिया जाता है, ऐसे करके बढ़ा दिया जाता है और साथ में इन दवाओं के साथ-साथ दूसरी दवाएँ भी और साथ में इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर उस टाइम भी पेशेंट सही से दवा अपना इलाज नहीं किया, तो उसको टीडी टीबी होने के बाद, उसके बाद कोई भी दवा बची नहीं होती है जो पेशेंट को दिया जाए। उसमें सबसे आखिरी जो इलाज है, वो है कोई भी इलाज नहीं है। इसमें आखिर में मौत निश्चित होती है। इसीलिए टीबी की बीमारी में आप अपना इलाज अधूरा ना छोड़ें, टाइम टू टाइम दवा लेते रहें। अगर इसके बीच कोई और बीमारी हुई है, तो अपने डॉक्टर को बताएँ, लेकिन टीबी का इलाज बिल्कुल नहीं बंद करना है। दूसरी दवाओं को आपको उन्हीं के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से दवा को अल्टरनेट टाइम पे लेते रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि टीबी का इलाज आप खुद से कभी भी शुरू ना करें, डॉक्टर की निगरानी में ही शुरू करें। टीबी की बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को जन्म के बाद बीसीजी का वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ में आपको भीड़-भाड़ वाली जगह से बचाव करना ज़रूरी है। अच्छे खासा घर में वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, हवा के इस पार से उस पार जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ में अगर किसी को घर में टीबी का बीमारी हो रखा हो, तो उनको ये समझाना ज़रूरी है कि वो मास्क पहन के रखें कि घर में एक-दूसरे को टीबी का इन्फेक्शन ना फैलाएँ। उनका बलगम या उनके द्वारा थूका गया जगह पे उसको डिस्पोज़ करना ज़रूरी है। पोषण युक्त आहार लेना है और अपना इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट करके रखना है कि इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो, जिससे शरीर में टीबी का इन्फेक्शन हावी हो जाए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में देना चाहिए टीबी से बचाव के लिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं टीबी गरीबों की बीमारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीबी किसी को भी हो सकता है क्योंकि ये हवा के थ्रू फैलता है। अगर सही समय पे इलाज किया जाए और लगातार इसका कोर्स किया जाए, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। लेकिन अगर इलाज में कमी हो, तो ये किसी एमडीआर टी में बदल जाता है, एक्सडीआर टी में बदल जाता है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है, जिसमें कई बार एंटीबायोटिक देने की दवाओं की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आपको टीबी के बारे में कोई डाउट रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिस किया हो देने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछिए, हम कुछ दिन में आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।